नमस्कार और आप सबका स्वागत है सोशियोलॉजी अनबॉक्स्ड में, जिसमें हमारे सीरीज री इन्वेंटिंग इंडियन सोशियोलॉजी के तहत उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत के बाद आज हम पश्चिमी भारत की ओर रुख करते हैं और वहाँ के एक पब्लिक सोशियोलॉजिस्ट से बात करते हैं जिन्होंने अपने टीचिंग करियर के दौरान, जिन्होंने अपने एकेडमिक करियर के दौरान मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं सोशियोलॉजी के फील्ड में। वो वाइस चांसलर रहे हैं भावनगर यूनिवर्सिटी गुजरात में। डायरेक्टर्स कई इंस्टीट्यूट के रहे हुए हैं, जिनमें से कुछ नाम मैं लूंगी, जो है सेंटर फॉर सोशल स्टडीज और एलजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। वो विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिसर्च अहमदाबाद के, और प्रोफेसर एमेरिटस गुजरात विद्यापीठ और निर्मला यूनिवर्सिटी में। आज कल वो ऑनररी डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट फॉर इक्विटी एंड डेवलपमेंट गुजरात विद्यापीठ में। उनको एक हम प्रोलिफिक राइटर के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने 37 बुक्स कंट्रीब्यूट किए हैं, 37 किताबें लिखी हैं और 3000 से ज्यादा कॉलम्स लिखे हैं डेली न्यूज़पेपर्स के लिए। नर्मदा अभियान के साथ एक अध्यक्ष के रूप में भी वो जुड़े रहे हुए हैं। इसी कारण हमने ये कहा कि आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक एकेडमिशियन नहीं, बल्कि एक पब्लिक सोशियोलॉजिस्ट है। आइए हम सब स्वागत करते हैं प्रोफेसर विद्युत जोशी का गुजरात से, जो हमारे बीच हैं हमारे सीरीज में हमसे बातचीत करने के लिए री इन्वेंटिंग इंडियन सोशियोलॉजी। आपका इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर जोशी। और हम आपसे जानना चाहेंगे, इनफैक्ट शुरू हम लोग इस बात से करना चाहेंगे, आप अगर अपने बारे में, अपने एकेडमिक जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहें तो वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बात करें। जरूर श्वेता जी, थैंक यू। दोस्तों, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तब मेरे जो सोशल साइंस के टीचर थे वो आचार्य नरेंद्र देव और राजाराम शास्त्री के स्टूडेंट। वो शाम को हमें घर पे बुलाते, दिनकर जी का संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ाते, कार्ल मार्क्स पढ़ाते, डार्विन पढ़ाते, एनलाइटनमेंट की बातें करते। ये दिमाग में रह गया और लगा कि इंटेलेक्चुअल का रोल एक अच्छा सोसाइटी बनाने के लिए होना चाहिए। दैट्स हाउ आई वॉज अट्रैक्टेड टू सोशोलॉजी उन दिनों में। बाद में तो आगे पढ़ता गया। आईपी देसाई ने कहा कि आ जाओ मेरे पास, तो मैं सूरत गया अहमदाबाद छोड़ के। उनके पास पीएचडी किया, उनके सेंटर में ही काम किया, उन्हीं के सेंटर में डायरेक्टर बना। मगर मुझे जब नर्मदा का पुनर्वसन का सवाल आया, आदिवासियों की जमीन जाती थी, पुनर्वसन का सवाल आया तो डिस्कस हुआ फैकल्टी में। फैकल्टी ने कहा कि वहाँ तो जाते हैं उनको मारते हैं, वो जिंदा वापस नहीं आते हैं, ये तो प्रोजेक्ट हमें नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा कुछ बात नहीं, मैं जाऊँगा। मैं 3 साल ऐसे आदिवासी गांव में रहा जहाँ कोई मेरे आप जैसे कपड़े पहनने वाला नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, पक्का मकान नहीं है। मुझे प्योर प्यार मिला लोगों से, किसी ने मुझे मारा नहीं। और ये जो प्लान लोगों के साथ बैठ के मैंने बनाया वो सक्सेस हुआ। गवर्नमेंट को वो स्वीकार करना पड़ा और उसी पे रिहैबिलिटेशन प्लान वर्ल्ड बैंक ने बनाया। और 2013 में जो हमारा लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट, ओल्ड एक्ट अमेंड हुआ और नया बना, जयराम रमेश ने जो बनाया, वो इसी के बेस पे बना। तो मुझे पहले से कुछ था कि मैं सोसाइटी के लिए थ्रू रिसर्च कुछ करूं, और वो दिल में बैठ गया। इसलिए मैं आज ये सब काम करके आपके सामने खड़ा हूं। जी श्वेता जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी, जहाँ पर आपने आदिवासियों के बीच में जाकर काम करके और उनके भलाई के लिए सरकार को रिपोर्ट सबमिट किया और जहाँ सरकार ने एक्ट भी किया। सर आप बहुत लंबे समय से सोशियोलॉजी के साथ जुड़े रहे हैं। ये जो जर्नी है समाज शास्त्र की भारत में, उसकी वर्तमान परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं सर? अ, भारत में समाज शास्त्र जब शुरू हुआ तो इंडोलॉजी के हैसियत से, हालांकि गिस्बर्ट ने अर्बन सोशोलॉजी पे काम किया, मगर गुरिये ने जो एस्टैब्लिश किया सोशोलॉजी वो इंडोलॉजी पैटर्न का सोशोलॉजी था। मगर गुरिये के खुद के स्टूडेंट, अय्यप्पन के खुद के स्टूडेंट या मुखर्जी के खुद के स्टूडेंट्स जो विदेश जाके पढ़े, वो लोग दो पैटर्न्स लेके वापस आए। एक पैटर्न था लिबरल एम्पिरिकल ट्रेडिशन, जिसमें आप गोरे को, दामले को गिना सकते हो। जो दूसरी पैटर्न थी वो इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी, जिसमें आप रामकृष्ण मुखर्जी को या AR देसाई को और कुछ गिने चुने लोगों को कह सकते हो। और तीसरी जो पैटर्न थी वो इंडियन नेस वाली थी, जिसमें आप IP देसाई को, बृजराज चौहान को, कुछ हद तक योगेंद्र सिंह को, श्रीनिवास को संस्कृताइजेशन की थियरी आप रख सकते हो। तो तीन प्रवाह जब दूसरी पीढ़ी शुरू हुई एट द डॉन ऑफ इंडिपेंडेंस, तब हमारे वहां तीन प्रवाह थे। एक प्रवाह था गोरे दामले का, दे वर डोमिनेटिंग। गोरे तो ICSSR के अध्यक्ष भी बने, बम्बई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने। वो लोग लाए स्टेटिस्टिकल प्रोसेस और एम्पिरिकल मेथड्स का एक जोक लाए। गोरे ने ही ICSSR में सर्वे ऑफ रिसर्च इन सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी की 3 किताबें लोगों के साथ मिलकर निकाली। यानी ये सर्वे में मानते थे, डेटा में मानते थे, डेटा से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऐसा मानते थे। दूसरी ओर AR देसाई और रामकृष्ण मुखर्जी वगैरह ने जो लिखा वो थोड़ा पॉलेमिक्स में पड़ गई, क्योंकि उनके टेनेट्स क्लियर थे, डेटा और नो डेटा, उनके टेनेट्स क्लियर थे। तीसरा जो प्रवाह है वो सवाल करता था कि हमें भारत कैसा बनाना है, उसका एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए, मगर डेटा क्या है। जैसे आप कहते हो आदिवासी का विकास होना चाहिए, तो आदिवासी कितने हैं, कहाँ है, कैसे रखते हैं, कैसी जिंदगी गुजारते हैं, वो पढ़ेंगे कि नहीं रीजनल लैंग्वेज में, ये सब सवाल तो उठेंगे जिनके लिए डेटा भी चाहिए। तो ये तीनों प्रवाह से हमारा सोशोलॉजी पनपा। शुरू में जो सोशोलॉजी पनपा वो भारतीय स्ट्रक्चर जानने के लिए पनपा, और इंडियन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सोशल स्ट्रक्चर। वो एस्टेब्लिश करके उन्होंने कास्ट स्टडीज, विलेज स्टडीज, मैरिज स्टडीज वगैरह स्टडीज उन्होंने दिए। आई मीन जाने माने स्टडीज है, दुबे के, श्रीनिवास के, गोरे का अर्बन फैमिली का एक स्टडी है, मैं नाम नहीं देता हूं, आपको ढूंढ भी सकते हो। मगर बेसिकली कास्ट, फैमिली एंड विलेज, उस पे वो सराउंड रहा। ये तब तक रहा जब तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट नहीं आया थ्रू रिसर्च। Particularly after 1969, when ICSSR was established, sociology got a dominant role in research और through research, और बहुत सारे सर्वेज करने शुरू हो गए। मैंने खुद मेरा रिसर्च वर्क आश्रम स्कूल्स पे किया उन जमाने में 1974 में, और आश्रम स्कूल्स आदिवासियों के लिए ये कैसे काम करती है उस पर रिसर्च किया। बहुत से सारे संशोधन उनमें बने। अब सवाल यह हुआ कि
फर्स्ट जनरेशन सोशियोलॉजी जो थे, अय्यप्पन थे, कुछ हद तक वाडिया भी कह सकते हो आप, सोशल वर्क में कुरिये थे, मुखर्जी थे, वो सब भारतीय रूप से भारतीय स्ट्रक्चर को जानने में पड़े। जो दूसरी पीढ़ी आई वो पोस्ट इंडिपेंडेंस से शुरू हुई, तो उनमें हमें कैसा समाज बनाना है वो बातें आई। शुरू में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये है, हमें एक डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, लिबरल सोसाइटी बनानी है, पॉलिटी बनानी है, इस तरह की बात हुई। हमें प्योर कैपिटलिज्म नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चाहिए, वो बात भी रही। ये सब एक माहौल चला और जो रिसर्च हुआ और टीचिंग हुआ वो भी इसी तरह हुआ। 1955 से ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में सोशियोलॉजी पढ़ाना शुरू हो गया भारत में। तब से जाके ये सब नए सब्जेक्ट्स भी उनमें आए। सवाल उठा 1980 में, ये जो डेवलपमेंट पैराडाइम आया 1947 में कि हमें भारत को डेवलप करना है, हमें कास्ट को निकालना है, हमें क्लास को इंट्रोड्यूस करना है, हमें मॉडर्नाइजेशन लाना है। तो 1980 में दोज हु स्टडीड, फर्स्ट जनरेशन पीपल जो पढ़े और ये सब व्यवसाय में आए, वो सवाल पूछने लगे कि क्या आदिवासियों का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, दलितों का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, माइनॉरिटी की क्या हाल है, ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, ये सब सवाल उठने शुरू हो गए। अब जब सवाल उठने शुरू हो गए तब एक और प्रवाह आया सबाल्टर्न स्टडीज का। वो सबाल्टर्न स्टडीज कहते थे कि जो पिछड़े लोग हैं, वो पिछड़े लोगों के लिए आपको ये मॉडल, आपका जो मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी मॉडल है वो काम नहीं करेगा। और सबाल्टर्न स्टडीज में तो हमारे यहाँ बहुत सारी किताबें आई हैं, उसको भी आप खोज कर सकते हो। तो ये सब सवाल आया और ये 80 में जो आया वो लगभग 2000 तक चला। 2000 में एक स्थिति ऐसी आई कि वर्ल्ड ओवर एनवायरनमेंट का इश्यू आया। हमने जिस तरह विकास का काम शुरू किया था, वो विकास का काम कुछ समस्याएं सर्जने लगा। सबसे पहली समस्या पर्यावरण की थी, दूसरी समस्या इनइक्वालिटी की थी, तीसरी समस्या आतंकवाद की भी थी, चौथी समस्या डेमोक्रेसी को टिकाए रखने की भी थी। ये सब समस्याओं से जूझते जूझते वर्ल्ड के थिंकर्स को लगा कि कुछ गलत हो रहा है, तो उन्होंने 1992 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तब से हमारा सोशियोलॉजी देखने का जरिया पलट गया। हमारा अन्य लोगों के साथ और हमारा कुदरत के साथ संबंध थियोरेटिकली बदल गया, प्रैक्टिकली नहीं बदला, थियोरेटिकली बदल गया। पहले हम ऐसा पढ़ाते थे कि नेचर इज एबंडेंट एंड यू हैव टू कॉम्पीट विद द नेचर एंड यू हैव टू विन ओवर द नेचर। आपको कुदरत को आकर्षित करके रिसोर्सेस लेके डेवलपमेंट करना है और कुदरत के रिसोर्सेस कभी खत्म नहीं होंगे। अब हम कहते हैं कुदरत के रिसोर्सेस लिमिटेड है, प्लीज हैव हार्मनी रिलेशनशिप विथ नेचर एंड नॉट द कॉम्पिटिशन रिलेशनशिप विथ नेचर। तो ये चीजें बदलने लगी। मगर ये जो 1995-2000 में जो आया, उसी समय एक और प्रवाह आया और वो था नियोलिबरलिज्म का। वो नियोलिबरलिज्म ने ये कहा कि ये गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होना चाहिए, मार्केट इज अ ग्रेट फोर्स और मार्केट को सब सौंप दो, मार्केट इज अ ग्रेट लेवलर और विकास बहुत जल्दी होगा और पर्यावरण भी बना रहेगा। तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ करके एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। मगर बाद में 2015 आते आते, ज़्यादा 10-15 आते आते लोगों को पता चलने लगा कि ये नियोलिबरलिज्म तो इतना अच्छा काम नहीं करता है। तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने एक किताब लिखी
द रोरिंग 90s, उसमें उसने जगत की माफी मांगी, कहा आई एक्सोलोजाइज बिफोर वर्ल्ड कम्युनिटी फॉर रॉन्गली एडवाइजिंग। मार्केट इज नॉट सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। स्टेट का भी रोल है, सिविल सोसाइटी का भी रोल है। तो ये प्रवाह फिर से बदलने लगा और आज हम कहाँ खड़े हैं वो बात मैं आपसे कहूँ इसके पहले मैं श्वेता जी से कहूँगा कि क्या ठीक जा रहा है, आपके सवाल क्या है? सर सवाल मेरा ये था, आपने बहुत ही अच्छे से सर डिस्टिंक्ट स्टेजेस जो समाजशास्त्र की जर्नी के रहे हैं वो बताया है। और आज का करंट स्टेट आप कहाँ देखते हैं समाजशास्त्र का? जैसे आपने कहा नव उदारवादी नीतियां, मार्केट का डोमिनेंट रोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो इन सब ने मिलकर समाजशास्त्र को एक अलग प्रवाह दिया। तो क्या वो प्रवाह समाजशास्त्र के हित में रहा, उसके विरुद्ध गया? क्या ये चैलेंज है समाजशास्त्र के लिए, या आप इसको कैसे देखना चाहेंगे सर? देखिए, समाज शास्त्र में अराउंड 2000 हमारा जो मॉडल काम करता था वो स्ट्रक्चर फंक्शन मॉडल था जी। हम कोई भी स्टडी करते तो स्ट्रक्चर देखते, उसके फंक्शन देखते। वो स्ट्रक्चर फंक्शन मॉडल क्राइसिस में पड़ गया आफ्टर 2000। क्या क्राइसिस में पड़ गया? जैसे कि पहले हमारे वहां विकल्प थे, रशिया भी था, अमेरिका भी था, अब यूनिपोलार मॉडल हो गया, एंड ऑफ आइडियोलॉजी हो गया, तो आइडियोलॉजी का डिस्कशन खत्म हो गया। तो अभी हमारे यहाँ एक ही चॉइस है, नियो लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, वही हमारे पास है। अब एनवायरमेंटलिज्म, ये नियो लिबरलिज्म आने से बड़ी एनवायरमेंटल क्राइसिस पैदा हुई। आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिससे बारिश भी ज़्यादा होती है, वो आप देख रहे हैं। कार्बन पैदा होता है, ये भी आप देख रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर सुनते हैं तो मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि प्रॉब्लम क्या हुआ। आप में से ज़्यादा लोग अमेज़ॉन में से कुछ ना कुछ मंगवाते होंगे। अमेज़ॉन में से कोई जूता मंगवाता होगा। अब अमेज़ॉन जूता तो बनाता नहीं है, इंटर्न अमेज़ॉन आपके गांव के कोबलर को कहेगा कि एक इस तरह के जूते बना दो। वो कोबलर जूते बनाएगा, पैक करेगा। वो पैक करेगा तो कार्बन जनरेट होगा, पोल्यूशन होगा पैकिंग से, प्लास्टिक पैकिंग से। वो उसे भेजेगा अमेज़ॉन की ऑफिस में, तो ये भेजने का जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे कार्बन जनरेट होगा। फिर अमेज़ॉन कहेगा ये पैकिंग नहीं चलेगा, अमेज़ॉन का पैकिंग चाहिए, तो फिर और पोल्यूशन होगा। फिर अमेज़ॉन आपके गांव भेजेगा तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर और कार्बन जनरेट होगा। फिर वो आपके घर मोटरसाइकिल पे देने आएगा तो और कार्बन जनरेट होगा। तो अगर अमेज़ॉन वाला जूता सस्ता होता है फिर भी उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट सबसे बड़ी है। इसके बजाय अच्छा है कि आपके गांव के मोची को आप बोल दो कि मेरे लिए जूते बना दे, तो जीरो कार्बन जनरेट होगा। ये नई सोच अभी अभी वर्ल्ड ओवर आने लगी है और डिसेंट्रलाइजेशन की थियरीज पैदा हुई है। अभी मेरे हाथ नीचे प्रोफेसर हिमानी बख्शी ने डिसेंट्रलाइजिंग फाइनेंस पे किताब निकाली। इवन वी हैव टू डिसेंट्रलाइज आवर फाइनेंस, नॉट ओनली इकोनॉमी और फाइनेंस ऑल्सो। अच्छा, आज हम कंपटीशन में पड़ गए हैं। कंपटीशन से मैं आपको मेरे कॉम्पिटिटर की तरह देखता हूं, मेरे दोस्त की तरह नहीं देखता हूं। एक छोटा बच्चा स्कूल को जाता है, माँ उसे बोलती है देख तेरी बाजू वाले को तेरी नोटबुक मत देना, वो तेरा कॉम्पिटिटर है। बोला नहीं माँ, वो तो मेरा दोस्त। नहीं नहीं नहीं, तुझे फर्स्ट नंबर लाना है, उसको किताब देगा तो तेरा फर्स्ट नंबर नहीं आएगा, इज योर कॉम्पिटिटर। तो पहले से हम ये वैल्यू डाल रहे हैं कि सामने वाला कॉम्पिटिटर है, पति पत्नी कॉम्पिटिटर है, दोस्त कॉम्पिटिटर है, कलीग्स कॉम्पिटिटर है। और ये कॉम्पिटिटिव सोसाइटी पैदा करने की लड़ाई में हम लोग डिप्रेशन और लाइफस्टाइल के अनेक डिसीज पैदा कर देते हैं। वो एक स्थिति आई हुई है, इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है। इसको इसमें रस हो वो ऑक्सफाम के रिपोर्ट और पिकेटी के रिपोर्ट में।
excellent report on inequality. वर्ल्ड के 1% लोगों के पास वर्ल्ड का 40% कैपिटल है, इससे ज्यादा इनइक्वालिटी क्या हो सकती है। वर्किंग कंडीशंस बदल गई, पहले 8 कलाक का रूल था, अब 14 घंटे का काम आ गया। अब एक आदमी के पास 24 घंटा होता है, वो 24 घंटे में 8 घंटे सोता है, 8 घंटे काम करता है और 8 घंटे फैमिली और वगैरह पर्सनल टाइम के लिए जाता है। अगर वही आदमी 14 घंटे काम करता है तो घर में आके दो ही घंटा उसके पास बचता है, और 2 घंटा में पत्नी के साथ, बालकों के साथ बात करना, उनकी केयर लेना, अपने पर्सनल काम करना नहीं होता है। इसमें टेंशन पैदा होता है। तो वर्किंग कंडीशन बदल गई है। मार्केट इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड। जोसेफ स्टिग्लिट्ज का एक लेक्चर आप इंटरनेट पे सुनिए, उसका नाम है एथिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन। कहता है मार्केट हैव नॉट सर्व्ड द गुड्स। मार्केट ने तो ज्यादा प्रॉब्लम, मार्केट कैन एट द मोस्ट सॉल्व प्रोडक्शन प्रॉब्लम, मार्केट कैन नॉट सॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। तो बड़े प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं और सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज पीछे जाने लगे हैं। तो ये जो क्राइसिस हुई, ये क्राइसिस में आज सोशियोलॉजी खड़ा है कि हम अभी भी वो पुराना फैमिली का, कास्ट का, रिजर्वेशन का, गांव कितना बदला उसका, डेवलपमेंट कितना हुआ उसका रिसर्च कर रहे हैं, और इधर जाके बिल्कुल नए प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं, आस्किंग न्यू वेंचर्स, न्यू इनिशिएटिव्स फ्रॉम अस। ऐसी एक स्थिति आज समाज शास्त्र की हो रही है, यानी कि सब सोशल साइंसेस की हो रही है, सिर्फ समाज शास्त्र की नहीं। जी सर, तो सारे मतलब समाज में जहाँ बहुत बड़े स्केल पर परिवर्तन आ रहा है, जो नए तरह के विषयों को हमारे सामने रख रहा है, और एज सोशियोलॉजिस्ट हम आज भी पुराने विषयों की का अध्ययन कर रहे हैं। ये आपके हिसाब से समाजशास्त्र के सामने मेजर चैलेंज है जिसे समाजशास्त्र को जिसका सामना करना होगा। तो सर, समाजशास्त्र अपने आप को इन परिस्थितियों में कैसे री इन्वेंट कर सकता है ताकि इन नए चैलेंजेस को वो एड्रेस कर सके? मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाके आपसे कहूं। जी सर। पोस्ट एनलाइटनमेंट एज में जब इमैनुअल कांट ने कहा कि henceforth we will discuss me and the other relationship and not God. Philosophy will discuss not God but me and the other relationship. तब से me and other relationship के बेस पे सारा सोशल साइंस खड़ा हुआ, और me and other relationship स्टडी करने के बेसिक वैल्यूज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें दिए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, उसी पे हमारा सोशल साइंस का पूरा एडिफिस बधा हुआ है। हम फ्रीडम की बात करते हैं, बेसिक राइट्स की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं तो भी फला जाति का फ्रीडम क्या है, फला जाति के अधिकार क्या है, वही तो बात करते हैं। हम फैमिली की बात करते हैं, हम जेंडर की बात करते हैं, तभी वही आता है। इक्वालिटी कितनी बढ़ी, कितनी घटी, वही तो बात आती है। और फ्रेटर्निटी कि भाईचारा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अब स्थिति ये हुई कि नियो लिबरलिज्म आने से ये तीनों वैल्यूज ट्रंकेटेड हो गए। मैं एक ही उदाहरण आपसे दूंगा, आप समझ जाएंगे। जैसे कि पोस्ट एनलाइटनमेंट एज पे जो इक्वालिटी की बात की, वो ओल्ड इनइक्वालिटी। अब सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि इनइक्वालिटी दो तरह की होती है, एक एस्क्रिप्टिव इनइक्वालिटी और दूसरा अचीवमेंट बेस्ड इनइक्वालिटी। एस्क्रिप्टिव इनइक्वालिटी इज बेस्ड ऑन कास्ट स्टेटस, फैमिली स्टेटस, योर रिलीजियस स्टेटस। जन्म से जो पद आपको मिलते हैं, वो पद में जो इनइक्वालिटी बंध गई है, वो आपकी एस्क्रिप्टिव इनइक्वालिटी है। तो जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, कास्ट इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, दलित बिन दलित इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, रिलीजियस इनइक्वालिटी, हिंदू मुस्लिम इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ये हम मानते रहे और वो करते रहे। मगर हम जब ये मानते थे तब अचीवमेंट बेस्ड इनइक्वालिटी बढ़ती जाती थी।
और अचीवमेंट बेस्ड इनइक्वालिटी इंडिविजुअल बेस्ड इनइक्वालिटी। उसके बेसिस क्या है? एजुकेशन, इनकम, लाइफस्टाइल एंड ऑक्यूपेशन। ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे इनइक्वालिटी बढ़ती है और सोशियोलॉजिस्टों ने इस पे अभी तक ध्यान नहीं, सोशल साइंसेस में हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट ने ध्यान देना, पिकेटी या एडी सोफ्रा वगैरह इकोनॉमिस्ट ने ध्यान देना शुरू कर दिया है, मगर ये नहीं। यही हालत लिबर्टी की भी है और यही हालत फ्रेटर्निटी की है। तो उपाय क्या है? उपाय सीधा सीधा ये है, 2000 में वैलेंटाइन रिपोर्ट आया था, ओपन दी सोशल साइंस। उन्होंने ये कहा था कि ये सोशोलॉजी, ये साइकोलॉजी, ये सोशल वर्क, ये इकोनॉमिक्स, ये पॉलिटिकल साइंस क्या है? ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम नेवर बिलोंग्स टू वन डिसिप्लिन। पॉवर्टी सिर्फ इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, सोशोलॉजी का भी। अभी हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट निकाला तो पता चला कि सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। तो एवरी प्रॉब्लम इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम। तो आपको पॉलीमथ बनना है, आपको सिर्फ सोशोलॉजिस्ट नहीं बनना है। यानी कि आप जिस समस्या का अभ्यास कर रहे हो वो समस्या का अभ्यास करने में सोशोलॉजी के उपरांत आपको जितना इकोनॉमिक्स जानना है, जितना इंजीनियरिंग जानना है, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स जानना है, वो जानना पड़ेगा। मैं जब नर्मदा के रिहैबिलिटेशन का स्टडी करता था तो मैंने बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड बेसिक्स ऑफ रेवेन्यू भी पढ़ा था, क्योंकि वो रिहैबिलिटेशन पे असर कर रहा था। तो आपको ये सब जानना होगा। आप जो प्रॉब्लम का स्टडी कर रहे हैं उसके साथ रिलेटेड जितने जितने वेरिएबल है वो जानो, इतने ओपन हो जाओ, वो करना पड़ेगा। तीसरी बात हमें यह करनी पड़े कि एक हार्मनी मॉडल बिल्ड करना होगा, इनफ ऑफ कंपटीशन। आप समझो कि आपके फैमिली में, आपके दोस्तों में, आप सबके बीच हार्मनी ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है या कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है? कॉन्फ्लिक्ट मॉडल तो नहीं चला, मगर हार्मनी मॉडल भी अनेक समस्याएं पैदा करेगा। तो उसमें से हमें एक हार्मनी मॉडल बनाना चाहिए। उस पर काम नहीं हुआ है। वो हार्मनी मॉडल किस तरह बनाना जिससे ये स्वस्थ समाज, एक सेन सोसाइटी बनी रहे, वो भी हमें काम करना है। अच्छा, जो नया 3 वैल्यूज वो गए, उसकी जगह 3 नए वैल्यूज आए। आज सोशल साइंटिस्ट बात करते हैं, वो 3 नए वैल्यू जिस पे ये हमारा सोशल साइंस का एडिफिस बनना चाहिए, वो है एथिक्स, इक्विटी एंड इकोलॉजी। एथिक्स, इक्विटी एंड इकोलॉजी। एथिक्स is slightly different from morality. Ethics means rules of the game. इसको क्या मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिलता है या नहीं मिलता है, एथिक्स प्रिवेल होता है। आजकल आप जानते हो कि रिसर्च प्रोजेक्ट में एथिक्स कमेटी आ गई है, फार्मेसी में एथिक्स कमेटी आ गई है, बहुत जगह एथिक्स कमेटी आ गई है। तो एथिकल वैल्यूज ऑब्जर्व होते हैं या नहीं होते हैं कोई भी रिलेशनशिप में या कोई भी इश्यू में, वो हमें जांच करना है। एथिक्स शुड बिकम आवर स्ट्रांग स्टडी पॉइंट। वो अभी हमारे वहां नहीं हुआ है। दूसरा है इक्विटी। इक्विटी हैज 2 मीनिंग। नंबर 1, माई पार्टिसिपेशन इन अ सिचुएशन एंड माई शेयर इन अ सिचुएशन। क्या मैं जहां काम करता हूं वहां मेरा पार्टिसिपेशन है, मुझे पूछा जाता है, उसमें से दूसरों को मिलता है, उसी तरह का मेरा न्याय का मुझे मिलता है। आप एक्चुअली इक्विटी वर्ड आया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। 1960 में अमेरिका में इक्विटी स्टडीज शुरू हुए, तब से ये आया कि एवरीथिंग शुड बी जज्ड फ्रॉम इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इक्विटी कितनी है वो भी हमें चाहिए। और तीसरा है इकोलॉजी। व्हाट आर आवर रिलेशनशिप विथ नेचर, हाउ आर आवर रिलेशनशिप विथ नेचर, आर वी इन हार्मनी विथ नेचर और आर वी एक्सप्लॉइटिंग नेचर। अगर एक्सप्लॉइट करते चले तो ये नेचर कहाँ तक सहन करेगा और क्या प्रॉब्लम होगा, ये सब सवाल आएगा। अब ये सब करना है तो हमें हमारी लाइफस्टाइल बदलनी है। आज हमारी लाइफस्टाइल अननेचुरल लाइफस्टाइल हो गई। क्या खाते हैं? बाजार में खाते हैं। रोज हम 6 स्लो पॉइजन्स खाते हैं। ज्यादा नमक जहर है। 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आप लेज की वेफर लें
तो 100 ग्राम में 6 ग्राम नमक आता है, तो सिर्फ 100 ग्राम वेफर में आप 6 ग्राम नमक खाते हो तो और कितना नमक खाते होगे, ब्लड प्रेशर होगा। ज़्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए। 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज प्री डायबिटिक। ये सब सवाल हुआ। अच्छा, चीज़ नहीं खानी चाहिए। चीज़ इज नथिंग बट फैट। तो हम तो पिज़्ज़ा बनाते तो कहते हैं जरा डबल चीज़ डालना भाई। सोडा नहीं खाना चाहिए, एसिडिटी होती है, मगर हम सोडा खाते हैं, पीते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों से हमारी लाइफस्टाइल इतनी कृत्रिम हो गई है, वी हैव टू कम बैक टू नेचुरल लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल स्टडीज हमें सोशियोलॉजी में शुरू करने होंगे। कौन सी लाइफस्टाइल हमारे लिए अच्छी है वो हमें शुरू करना होगा। अच्छा, स्टेट के रोल के बारे में हमें फिर से सोचना होगा। स्टेट का कितना रोल है पॉवर्टी घटाने में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ह्यूमन राइट्स को करने में, ये सब चीज़ें भी हमें सोचनी चाहिए। जो लोग रिसर्च करते हैं, जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, उससे मैं बोलूँगा कि इनफ ऑफ एम्पिरिसिज्म, बहुत हो गया। आज हम सिर्फ सर्वे किया करते हैं रिसर्च में, बहुत हो गया सर्वे वाला। एक पीएचडी स्कॉलर मुझे बोला था, मैं कहा सर मैं आत्महत्या पे काम कर रहा हूँ। मैंने कहा कौन सी मेथड से कर रहे हो? बोला सर्वे कर रहा हूँ। मैंने पूछा जो मर गया उसे पूछने जाओगे क्या? तो नहीं, उसके सगे वाले से पूछेंगे, तो उसके सगे वाले को पता है, वो सच्चा जवाब मिलेगा। सवाल यह है कि एवरी प्रॉब्लम रिक्वायर्स ए डिफरेंट मेथड, और आप जो मेथड्स कर रहे हो आज वो सिर्फ इंडक्टिव मेथड्स है। आपको जितनी डिडक्टिव मेथड्स है उसका भी प्रयोग सोशियोलॉजी में करना होगा, तभी सोशियोलॉजी विल कम ऑफ द एज। नहीं तो आप सिर्फ सर्वेयर बन के सर्वे डेटा रह जाओगे। इतने लोगों ने ये खाया, इतने लोगों ने वो पिया, विच हैज नो बेयरिंग ऑन सोशियोलॉजिकल थियरी। तो ये सब चीज़ें हमको करना है। अगर कोई और सवाल हो तो मैं ज़्यादा बोलूँगा, आई थिंक मैं बहुत बोल गया हूँ। बहुत ही अच्छे से सर आपने मल्टीपल लेवल्स बताए जहां पर सोशियोलॉजी खुद को रीइन्वेंट कर सकता है। मल्टीडिसिप्लिनैरिटी की आपने बात की, और आजकल सही है जमाना, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसडिसिप्लिनरी होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सोशल साइंसेस में ही नहीं, साइंस के पास भी हमारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। स्पेशली अगर हम इकोलॉजी एनवायरमेंटल की बात करते हैं, हार्मनी मॉडल डेवलप करना, कॉन्फ्लिक्ट मॉडल उतना सस्टेनेबल शायद नहीं रहा है, हार्मनी मॉडल को डेवलप करना। और ये जो 3 नए वैल्यूज की आपने बात की, इक्विटी, एथिक्स और इकोलॉजी और रोल ऑफ स्टेट, सो मल्टीपल एंगल्स आपने दिए हैं सर लोगों को ये सोचने के लिए कि सोशियोलॉजी किस तरह से खुद को रेलेवेंट बना सकता है चेंजिंग टाइम्स में। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सीरीज में आने के लिए और अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। शुक्रिया, मुझे भी आनंद मिला, आपने मुझे इनवाइट किया, इसलिए धन्यवाद।